जय हिंद दोस्तों। कंक्रीट टेक्नोलॉजी श्योर शॉर्ट एमसीक्यू सीरीज विद एक्सप्लेनेशन की ये पहली वीडियो है। इसमें हम 300 से ज़्यादा कंक्रीट टेक्नोलॉजी के एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे विद एक्सप्लेनेशन। इसके साथ आप एक्सप्लेनेशन भी मैं आपको करूंगा। तो अच्छा रहेगा कि अगर आप एक कॉपी पेंसिल लेके अपने साथ में इसको नोट भी करें, क्योंकि एक क्वेश्चन से आपको 3-4 क्वेश्चंस भी निकल सकते हैं। So let's start. The first question: for quality control of Portland cement, the test essentially done is Portland cement की क्वालिटी कंट्रोल के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? सेटिंग टाइम टेस्ट, साउंडनेस टेस्ट, टेंसाइल टेस्ट और कंसिस्टेंट टेस्ट। क्वालिटी कंट्रोल के लिए ये हम सारे के सारे टेस्ट करते हैं, ऑल ऑफ द अबव। सेटिंग टाइम टेस्ट भी करते हैं, साउंडनेस टेस्ट भी करते हैं, टेंसाइल टेस्ट भी करते हैं और कंसिस्टेंसी टेस्ट भी करते हैं। जोसेफ एस्फेदीन, आपने नाम सुना होगा, लीड्स के थे ये, यॉर्कशायर इंग्लैंड के। इन्होंने 1824 में सबसे पहली बार सीमेंट को पेटेंट किया। मतलब जो सीमेंट आप पढ़ते हैं पोर्टलैंड सीमेंट, ये जोसेफ एस्फेदीन ने ही पेटेंट किया सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन: इफ 1500 gram of water is required to have a cement paste of 1875 gram of normal consistency, then the percentage of water is, answer is 25%. Next, third, under normal conditions using an ordinary cement, the removal of formwork का पीरियड क्या रहेगा? आम सर्कमस्टांसिस में कोई अंडर वाटर नहीं है, कोई स्नोई कंडीशन नहीं है, हम ऑर्डिनरी सीमेंट यूज कर रहे हैं, तो फॉर्म वर्क रिमूव करने का पीरियड कौन सा होगा, कितना होगा? पहला ऑप्शन बोल रहा है 7 days फॉर बीम सॉफिट्स, नेक्स्ट 14 days फॉर बॉटम स्लैब्स ऑफ स्पैन 4.6 मीटर एंड मोर, नेक्स्ट 21 days फॉर बॉटम बीम्स ओवर 6 मीटर स्पैन, या जो आपका वर्टिकल साइड ऑफ कॉलम होता है उसके लिए 2 दिन। कौन सा ठीक है? सारे के सारे ठीक है जी, यू कैन मेक अ नोट ऑफ इट। ये सारे ऑप्शन ठीक है। जो IS 456/2000 है ना, उसमें सारी डेज दी हुई हैं। अगर आप बोलो क्या, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूंगा चेक करने के लिए। नेक्स्ट, WP and WF आर द वेट्स ऑफ सिलेंडर containing partially compacted and fully compacted concrete। WP partially का हो जाएगा और WF किसका हो जाएगा? fully का। if the compaction factor is 0.95 then the workability of concrete is extremely low होगी, very low होगी, low होगी, high होगी, या कुछ भी नहीं। देखिए जी, ये बहुत हाई होगी, क्योंकि तो लेट मी एक्सप्लेन यू। जो कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट है ना, वो बड़ा ही प्रिसाइज होता है स्लम टेस्ट से। स्लम टेस्ट भी एक टेस्ट है आपका वर्केबिलिटी का ही, पर कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट उससे ज्यादा प्रिसाइज मानते हैं हम। कंपैक्शन फैक्टर जो है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ पार्शियली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट, मतलब WP वाला, द रेशियो ऑफ वेट ऑफ पार्शियली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट टू द वेट ऑफ फुली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट। ठीक है जी, मतलब पार्शियली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट से फुली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट तक। इट शैल नॉर्मली बी स्टेटेड टू द नियरेस्ट सेकंड डेसिमल प्लेस। सो इसका क्या बना? द कॉम्पैक्शन फैक्टर वैल्यू बिकम्स WP माइनस W ओवर WF माइनस W। W क्या है? वेट ऑफ एम्प्टी सिलेंडर, मतलब कि WP माइनस द वेट ऑफ ओरिजिनल एम्प्टी सिलेंडर, और फुली के लिए भी माइनस करके जो इनकी वैल्यू आती है, वो अगर इस रेंज में आए तो आपकी वैल्यू ठीक है। सो 0.95 इज द हाईएस्ट वैल्यू, सो इट इज द वर्केबिलिटी इज हाई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन: फॉर अ गिवन वाटर कंटेंट द वर्केबिलिटी डिक्रीजेस इफ द कंक्रीट एग्रीगेट कंटेन्स द एक्सेस ऑफ व्हाट? एक गिवन वाटर कंटेंट के लिए मान लो जितना भी ले रहे हैं आप, वर्केबिलिटी जो है वो डिक्रीज करेगी, वर्केबिलिटी कम हो जाएगी इफ द कंक्रीट एग्रीगेट्स
contains the excess of everything is bad basically। तो यहाँ पे क्या है, थिन पार्टिकल ज्यादा होंगे तब भी आपकी जो वर्केबिलिटी है डिक्रीज कर जाएगी, फ्लैट पार्टिकल ज्यादा होंगे तब भी डिक्रीज कर जाएगी, एलोंगेटेड पार्टिकल्स होंगे तब भी करेगी, और फ्लेकी पार्टिकल्स के लिए भी करेगी। सो द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। सी द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट क्या चीज है? द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट इज अ ब्रॉड एंड सब्जेक्टिव टर्म डिस्क्राइबिंग how easily the freshly mixed concrete can be mixed, placed, consolidated and finished with a minimal loss of homogeneity। मतलब कि एक जैसा स्ट्रक्चर बना है, एक स्ट्रक्चर बना है, हमने कंक्रीट मिक्स कर दिया, उस चीज को हम कैसे मिक्स करना है, कैसे उसको प्लेस करना है और कहां पे लेके जाना है बिना उसकी होमोजेनिटी, मतलब जो एक सार रहता है कंक्रीट उसको खराब किए बगैर, वो होती है वर्केबिलिटी। तो वर्केबिलिटी होती है दैट डायरेक्टली पार्ट, वर्केबिलिटी स्ट्रेंथ से भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, क्वालिटी से भी, अपीयरेंस से भी। इनफैक्ट अगर आपकी वर्केबिलिटी ठीक ना हो तो कॉस्ट ऑफ लेबर भी बढ़ जाएगी और प्लेसमेंट भी बढ़ जाएगी आपकी, और जो फिनिशिंग ऑपरेशन तो वैसे भी आपके गलत हो जाएंगे। सो इज दैट क्लियर? तो आंसर इज इन सभी पार्टिकल्स के बढ़ने से आपकी वर्केबिलिटी कम हो जाएगी। सो नेक्स्ट, M10 grade of concrete approximates, 3-4 ऑप्शन दिए हुए हैं, बट द राइट आंसर इज 1:3:6। ओके, नेक्स्ट, फॉर इंश्योरिंग द क्वालिटी ऑफ कंक्रीट क्या यूज करना चाहिए हमको? ग्रेडेड एग्रीगेट्स। फॉर इंश्योरिंग द क्वालिटी ऑफ कंक्रीट वी मस्ट यूज ग्रेडेड एग्रीगेट्स। हमने सॉइल में पढ़ा है ना, वेल ग्रेडेड पढ़े हैं हमने, यूनिफॉर्मली ग्रेड पढ़े हैं हमने। यूनिफॉर्म मतलब एक ही तरह के, वेल मतलब उसमें हर चीज की प्रोपोर्शन है। सो टू इंश्योर द क्वालिटी ऑफ कंक्रीट ग्रेडेड एग्रीगेट्स मस्ट बी यूज्ड। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू IS 456 इंडियन स्टैंडर्ड 456/2000 द नंबर ऑफ ग्रेड्स ऑफ स्टैंडर्ड कंक्रीट मिक्स। देखो यहाँ पे वर्ड उसने यूज किया है स्टैंडर्ड। 3 तरह के होते हैं ना, ये स्टैंडर्ड होता है, नॉमिनल होता है और डिजाइंड होता है। 3 तरह कंक्रीट मिक्स बताते हैं, इसलिए पूछा है स्टैंडर्ड कंक्रीट मिक्स। सो द राइट आंसर इज 7 तरह के हमारे पास स्टैंडर्ड कंक्रीट मिक्स होते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन देते हैं हम। द नॉमिनल मिक्सेस ऑफ ए कंक्रीट इज फिक्स्ड बाय सीमेंट एग्रीगेट रेशियो बाय वॉल्यूम एंड वेरी लार्जली द स्ट्रेंथ एंड मेजर्ड अंडर और ओवर रिच मिक्सेस। फॉर दिस रीजन द मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ has been included in many specifications. These mix are M10, M15, M20, M25, M30, M35 and M40। M का मतलब क्या हुआ? ये मिक्स को बताता है। M मतलब मिक्स, ये डिफाइन करता है 28 डेज क्यूब स्ट्रेंथ ऑफ द मिक्स। आपने एक क्यूब बनाया, एक तरीके का मिक्स एग्रीगेट मिक्स किया आपने, उसको 28 डेज क्यूब में रखा, उसको क्यूरिंग की, उसके बाद कितनी उसकी स्ट्रेंथ आती है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, उसको हम न्यूटन पर mm² के हिसाब से में डिफाइन करते हैं। मिक्सेस ऑफ ग्रेड जो M10 होता है 1:3:6 है, M15 1:4 है, M20 1:1.5:3 है, M25 1:2 है, और भी हैं, मतलब डिजाइन मिक्स भी होता है, नॉर्मल मिक्स भी होता है। 3 तरह के मिक्स थे ना, तो उस तरह के हैं। सो इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, the mixture of different ingredients of cement is burnt at 1400 degree Celsius. The mixture of different ingredients of cement is burned at 1400 degree Celsius. Next, the risk of segregation is more. Segregation मतलब आपका जो कंक्रीट मिक्स है वो अलग अलग बिखर ना जाए, उसका रिस्क जो है ज्यादा कब होता है? जब वो ज्यादा गीला हो या उसमें मैक्सिमम साइज जो एग्रीगेट है उसकी प्रोपोर्शन ज्यादा हो। ठीक है, जैसे ग्रेड पढ़ेगा ना हमने, ग्रेड में जो लार्जर पोर्शन है वो किसका हो? मैक्सिमम साइज एग्रीगेट्स का। ठीक है, और उसमें ज्यादा कोर्सर ग्रेडिंग हो। इन तीनों के केस में आपका रिस्क ऑफ एग्रीगेशन ज्यादा हो जाएगा। पानी ज्यादा होगा, वेटर मिक्स होगी तब भी हो जाएगा।
जब मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट का लार्जर पोर्शन होगा तब भी हो जाएगा, और जब कोर्सर ग्रेडियंट होगा तब भी हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, आफ्टर कास्टिंग एन ऑर्डिनरी सीमेंट कंक्रीट ऑन ड्राइंग, बात कर रहा है किसकी, ऑर्डिनरी सीमेंट कंक्रीट की, ओपीसी यूज केस में। ऑन ड्राइंग क्या करेगा, ये करेगा जी श्रिंक। आफ्टर कास्टिंग द ऑर्डिनरी सीमेंट कंक्रीट क्या करता है, श्रिंक करता है जी। नेक्स्ट, द हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट इज ड्यू टू केमिकल एक्शन ऑफ वाटर विद, इससे तीनों से करता है ये, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट एंड डाई कैल्शियम सिलिकेट से भी होता है। नेक्स्ट, डाई कैल्शियम सिलिकेट एंड ट्राई कैल्शियम सिलिकेट एल्यूमिनेट से भी होता है, और ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट एंड ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनोफेरेट से भी होता है। ये अलग अलग चीजें हैं। सो राइट आंसर इज सभी से करता है ये। यू कैन मेक नोट्स ऑफ इट, ये आपको और क्वेश्चन से भी पूछा सकता है। ठीक है, सो द एक्सप्लेनेशन इज व्हेन सीमेंट, वाटर, एग्रीगेट और कोई एडिटिव, मान लो आपने कोई एक्सीलरेटर डाला या कोई आपने रिटार्डर डाला, आपकी उसको सेटिंग टाइम को बढ़ाने के लिए, कम करने के लिए, अ सिग्निफिकेंट हीट इंक्रीजेस अकर। थोड़ा आप देखना, जब पानी डालोगे ना सीमेंट में, थोड़ा आपको उसमें हल्की सी हीट पैदा होती है। दिस इज ड्यू टू द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो मतलब जो बाहर निकालता है हीट, एंडो मतलब अंदर, अंदो, आंदो, एंडो मीन्स अंदर वाला, हीट लेगा वो, एक्सो मतलब जान दो, एक्सो आउट, वो देगा। द रिएक्शन बिटवीन सीमेंट एंड वाटर, इसको बोलते हैं अनहाइड्रेशन। ये जो हीट प्रोड्यूस हुई ना, इसकी सीमेंट, एग्रीगेट, एडिटिव और पानी को मिलके उसको हीट निकले, उसको बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रेशन। Measuring the concrete temperature over time enables you to know how far the concrete is in hydration process। मतलब जब आपने पानी डाला, सब कुछ मिक्स कर दिया, तब वो टेम्परेचर उसका इंक्रीज करने लग पड़ेगा। कितनी देर तक इंक्रीज करता है और कब जाके वो ठंडा होता है, उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन प्रोसेस या कंक्रीट मैच्योरिटी। जब वो ठंडा हो जाएगा तब वो क्या करेगा, अपनी स्ट्रेंथ गेन करनी स्टार्ट कर जाएगा। तो हम उससे अपना एस्टिमेटेड कंक्रीट स्ट्रेंथ भी नोट कर सकते हैं। सो इज इट क्लियर? नेक्स्ट, टू ऑब्टेन द सीमेंट ड्राई पाउडर, लाइमस्टोन्स एंड शेल्स और their slurry is burned in the rotatory kiln at a temperature between 1400 डिग्री सेल्सियस एंड 1500 डिग्री सेल्सियस। 1400 से 1500 के बीच में ही हम इसको करते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट, द परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ M300 कंक्रीट ग्रेड इज, मैंने बात की थी ना अभी कंक्रीट ग्रेडियंट की, एम डिजाइन मिक्स 28 डेज क्यूब टेस्ट, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, जितने वो करेंगे उतनी वैल्यू हो जाएगी। तो इसमें क्या आंसर आना चाहिए आपका, 300 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर या 300 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। सो इसका कुछ एक्सप्लेनेशन भी है। द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल और स्ट्रक्चर टू कैरी द लोड्स ऑन इट्स सरफेस without any crack or deflection. The compressive strength formula for any material is the load applied at the point of failure of the cross-section area of the face which load was applied. Simple concept है कि आपके पास एक क्यूब है, उसके ऊपर आपने कुछ फोर्स डाला है, वो कब टूटेगा, कितने एरिया में फोर्स डाला है और वो कब टूटा। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज लोड पर क्रॉस सेक्शनल एरिया, कितने एरिया के ऊपर भार डाला है आपने। दो तरह के क्यूब्स ना, एक 150 बाय 150 बाय 150, एक 100 बाय 100 इंटू 100। इसके बारे में आपने पढ़ा होगा कंप्यूटरोलॉजी में, बुक में आपकी। ठीक है। नेक्स्ट, द स्टैंडर्ड सैंड नाउअडेज यूज्ड इन इंडिया इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, इज नोन एज एनोर, मद्रास में होता है ये। नेक्स्ट, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डस्ट विच मे बी परमिटेड इन एग्रीगेट्स। देखो, आप जब अपना एग्रीगेट लेके आते हैं तो हम सबसे पहले बोलते हैं कि आप क्रशर से लेके आओ। क्रशर से क्या होता है कि आपका जो एग्रीगेट है वो धुला होता है। आपने सुना होगा कहीं बाहर जाते हुए, धुला रेता, धुली बजरी,
तो वो इसी चीज होता है कि उसमें डस्ट नहीं होती, बट फिर भी इन सम केस डस्ट को परमिट करना भी पड़ता है, क्योंकि हर जगह पे ये चीजें अवेलेबल नहीं है और हो भी नहीं पाएगा, कंस्ट्रक्शन साइड में डस्ट तो होगी। सो कितना हम डस्ट परमिट कर सकते हैं एग्रीगेट्स में? इट इज द सारे के सारे ऑप्शन ये ठीक हैं। 5% ऑफ टोटल एग्रीगेट्स किस किस कंडीशन में इसमें कंडीशन अप्लाइड है? लो वर्केबिलिटी विद कोर्स ग्रेड। जब कोर्स ग्रेडिंग होगी और लो वर्केबिलिटी होगी तो हम 5% यूज कर सकते हैं। जब लो वर्केबिलिटी और फाइन ग्रेडिंग होगी तो हम 10% कर सकते हैं। जब जो एग्रीगेट मिक्स से हाई वर्केबिलिटी होगा और फाइन ग्रेडिंग होगी तब कितना कर सकते हैं? 20%। ये चीजें अलग अलग चीजों के लिए, अलग अलग कंडीशन के लिए वेरी करते हैं, अलग अलग। सो राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। यू कैन मेक अ नोट ऑफ इट, आप इसको नोट कर लेंगे या आपको सारा शॉर्ट क्वेश्चन है, इसके बाद पेपर नहीं आएगा आपको। आप जेई देख लीजिए, आप एसडीओ देख लीजिए, आप एनटीबीसी देख लीजिए, आप उसका आरआरबी देख लीजिए, कोई पेपर हो आपका, इफ यू हैव गॉट दिस, आपने इसको अच्छे तरीके से कर लिया है जो मैं करवा रहा हूं आपको, तो कंक्रीट टेक्नोलॉजी के जो आपको 300 क्वेश्चन होंगे, इसके बाहर कभी कोई पेपर नहीं आ सकता आपका। नेक्स्ट, द प्रॉपर प्रोपोर्शनिंग ऑफ कंक्रीट एंश्योर्स। आपने एक कंक्रीट की प्रोपोर्शनिंग कर दी प्रॉपर, उससे आपको क्या क्या फायदा होगा? आपको डिजायर्ड स्ट्रेंथ भी मिलेगी, डिजायर्ड वर्केबिलिटी भी मिलेगी, आपको डिजायर्ड ड्यूरेबिलिटी भी मिलेगी, आपको डिजायर्ड वाटर टाइटनेस और ऑफ स्ट्रक्चर भी मिलेगा, रेजिस्टेंस टू वाटर भी मिलेगा। मतलब आपको सब की सब चीजें मिलेंगी जब आपने प्रॉपर प्रोपोर्शनिंग ऑफ कंक्रीट किया है। तभी हम बोलते हैं ना प्रॉपर प्रोपोर्शनेटिंग करो, पानी से ढंग से डालो, वॉल्यूम चेक करो, होता है ना ऐसे। नेक्स्ट, 18th क्वेश्चन, द बल्क डेंसिटी ऑफ द एग्रीगेट डज नॉट डिपेंड अपॉन। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना होता है। द बल्क डेंसिटी ऑफ द एग्रीगेट डज नॉट डिपेंड अपॉन, किस पे डिपेंड नहीं करता है? देखिए, साइज एंड शेप ऑफ एग्रीगेट के ऊपर तो डिपेंड करेगा जी। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द एग्रीगेट इस पे भी करेगा, क्योंकि एग्रीगेट की बात हो रही है, बल्क डेंसिटी की बात हो रही है। ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट इस पे भी करेगा। नेक्स्ट, साइज एंड शेप ऑफ द कंटेनर, इस पे क्यों करेगा? आपने कंटेनर का साइज एंड शेप लेना है, आप उस पे क्यों होगा? इस पे नहीं डिपेंड करेगा आपको। राइट आंसर इज डी। जो बल्क डेंसिटी होती है वो साइज एंड शेप ऑफ कंटेनर पे डिपेंड नहीं करती है बिल्कुल भी। ओके, करेक्ट। इसकी मैं एक्सप्लेनेशन देता हूं आपको अभी। द बल्क डेंसिटी और यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट इज द मास और weight of the concrete that is required to fill a container of specified unit volume। यहां पे एक ग्लिच है, वो बोल रहा है स्पेसिफाइड यूनिट वॉल्यूम। यहां पे शेप के लिए कोई चक्कर नहीं है, चाहे वो जिस मर्जी शेप का हो, हमको सिर्फ वॉल्यूम से मतलब है। उसकी वॉल्यूम पता लग गई फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कंक्रीट वैसे भी फ्लूइड होता है, फ्लूइड की तो वैसे भी शियर फोर्स 0 होता है, शेयर फोर्स रजिस्टर ना कर सकता है, वो बह जाता है ना, आपने पढ़ा है अपनी फ्लूइड मैकेनिक्स की किताब में। नेक्स्ट इज, सो बल्क डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। इसमें नोट करते हैं मीटर किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ऐसे यूनिट्स हैं। यूनिट्स तो चलो खैर आपने पढ़े हैं सारे के सारे, यू आर वेरी इंटेलिजेंट, आई नो। नेक्स्ट, क्यूरिंग। क्यूरिंग मतलब तराई, ऐसा पानी देना। क्यूरिंग क्या करता है? क्या ये रिड्यूस करता है श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट? बिल्कुल करता है। क्या ये प्रिजर्व करता है प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट? जी हाँ, करता है। क्या ये प्रिवेंट करता है लॉस ऑफ वाटर बाय इवेपोरेशन? बिल्कुल ठीक। जो लॉस ऑफ वाटर है उसको आप और पानी दोगे तो क्लियर हो जाएगा। द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। जो क्यूरिंग है वो आपको श्रिंकेज भी रिड्यूस करता है, प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट की प्रिजर्व भी करता है और प्रिवेंट भी करता है आपके लॉस ऑफ वाटर बाय इवेपोरेशन। नेक्स्ट, 20th, चिंता मत करो, सिर्फ 5 क्वेश्चन है, इसके बाद और ज्यादा नहीं करवाऊंगा, और सीरीज भी होगी, धीरे धीरे पढ़ लेना, मेक नोट्स ऑफ इट, इसको रिवाइज करो। कोई दिक्कत आ रही है कमेंट सेक्शन में बताओ, आई विल आंसर इन द नेक्स्ट वीडियो फॉर श्योर। व्हाइल कंपैक्टिंग द कंक्रीट बाय द मैकेनिकल वाइब्रेटर। देखिए वाइब्रेटर्स कितने तरह के थे, 10, इसका नहीं बताऊंगा मैं, आपको कमेंट सेक्शन में बताना पड़ेगा कितने तरह के वाइब्रेटर्स हैं। द स्लंट शुड नॉट एक्सीड, किससे एक्सीड नहीं करना चाहिए? 5 सेंटीमीटर से।
नेक्स्ट, the construction joints are provided where BM and SF are small. BM means bending moment and SF shear force. कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट कहां करते हैं? जब यहां पे ये बेंडिंग मोमेंट शेयर फोर्स स्मॉल हो, या वेयर द मेंबर इज सपोर्टेड बाय द अनदर मेंबर, बिल्कुल ठीक, तब भी करेंगे। कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट में तब भी दूंगा जब मैं 18 मीटर पार्ट होगा ह्यू स्ट्रक्चर में, बिल्कुल दूंगा मैं वहां पर भी कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट दे दूंगा जहां पे जो मेरी कंक्रीट वाल है वो सिल लेवल ऑफ विंडोज पे है, वहां पे भी दे दूंगा मैं कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट। मतलब जो सारे के सारे ऑप्शन है ना, ये ठीक है, ये सारे के सारे जो ऑप्शन है उसमें मैं कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट दूंगा ही दूंगा, ठीक है। बट ये आपका इंडिविजुअल सवाल भी बन जाएगा, कल्ला कल्ला सवाल भी बन जाएगा। मान लो किसी का कुछ और आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, तो आपको RRB JEE जो आपको रेलवे में काम आएगा, ये चीज ऐसे क्वेश्चन। नेक्स्ट, an aggregate is said to be flaky if the least dimension is less than 3/5 of the mean dimension, मतलब 60% से कम हो, ठीक है। aggregate is said to be flaky if the least dimension is less than 60% of the mean dimension or 3/5 of mean dimension, 3/5। ठीक है, और समझ गए महाराज, ये 60% कैसे आया, ठीक है। नेक्स्ट, द फॉलोइंग प्रपोर्शन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स इन द कंक्रीट मिक्स इज नॉट इन द कंफर्मेशन ऑफ द आर्बिट्रेरी मेथड ऑफ प्रपोर्शनिंग। अब सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा कि आर्बिट्रेरी मेथड ऑफ प्रपोर्शनिंग क्या होता है। देखिए, एक ना जर्नल एक्सप्रेशन होता है प्रोपोर्शनल ऑफ सीमेंट का, ठीक है। सीमेंट का, सैंड का, वॉल्यूम इसका, कोर्स एग्रीगेट का, तो चल पड़ भाई, सीमेंट का, सैंड का और कोर्स एग्रीगेट का, इट इज, ये जनरल फॉर्मूला है, थंब रूल बोलते हैं ना, जो थंब रूल है ये 1:n:2n, ये थंब रूल है। मतलब 1:1:2, 1:1.2:2.4, 1:1.5:3, 1:2:1:2:4, 1:1:3:6:1:4:8, ये अलग अलग होता है, ये M10 के लिए होता है। ऐसे कम कम करते रहोगे ना तो आपकी आगे की वैल्यूज भी निकलती रहनी है। जैसे M10 क्या है, आपको ऊपर बताया था मैंने ना। अब यहां पे देखना, ये जो फॉर्मूला है, दोबारा से फॉर्मूला देखो ध्यान से, 1:n:2n, 1:n:2n। अब यहां पे भी इसको अप्लाई करके देखते हैं हम, क्या मैं ठीक बोल रहा हूं। 1:n:2n, 1:n:2n, यहां पे भी ऐसा है, देखो 1:n:2n, यहां पे भी सेम है 1:n:2n। बस सब कुछ आपके सामने है, सिविल इंजीनियरिंग तो सब कुछ सामने है आपके। अब देखते हैं इसमें आंसर आप खुद दोगे इस बार। 1:n:2n, 1:n है इसमें, किसमें नहीं है, 1:n आ गया। अब 2n, इसके यहां पे 8 आना चाहिए था ना, अगर इसका आंसर ठीक होना चाहिए था तो दो ऑप्शन इस, ये भी गलत लग रहा है मेरे को। दोनों गलत है ये, ठीक है। नेक्स्ट, द इंक्रीज्ड कोहेसिवनेस ऑफ कंक्रीट मेक्स इट, कोहेसिवनेस मतलब जुड़ना, आपस में जुड़ना। द इंक्रीज कोहेसिवनेस ऑफ कंक्रीट मेक्स इट लेस लायबल टू सेग्रीगेशन। जब वो आपस में जुड़ी हुई है ना तो वो बिखरेंगी कैसे। आपने फेविकोल की ऐड सुनी है, वो बोलते हैं एडहेसिव है ये, मतलब ये दो अलग अलग तरह के कंपोनेंट्स को आपस में जोड़ता है, दैट इज नोन एज एडहेसिवनेस, एडहेसिव प्रॉपर्टीज। जब एक ही तरह की प्रॉपर्टीज को आपस में जुड़ेंगे तो वो क्या हो जाएगा, कोहेसिव। ओके, क्लियर है। सो द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो, द रेशियो ऑफ द लेंथ टू ब्रेड्थ ऑफ अ वुडन फ्लोट इज। अब इसके बारे में पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूं।
देखिए जो लेंथ टू ब्रेड्थ रेशियो उसको क्या बोलते हैं हम, एक्सपेक्ट रेशियो, ठीक है। वुडन फ्लोट क्या होता है, वो एक टूल होता है जिसमें जो मेसन आपका जो आपका मिस्त्री है वो प्लास्टरिंग के लिए यूज करता है ना। टू बेस्ट कंसिडर्ड वुडन फ्लोट द एक्सपेक्ट रेशियो लेंथ बाय डेप्थ या ब्रेड्थ लगा लो आप, इज 7.5 रिगार्डलेस ऑफ डायमेंशन। डायमेंशन की बात नहीं कर रहा है इधर, इधर बात डायमेंशन की नहीं कर रहा, उधर बात किसकी कर रहा है, वो सब रेशियो की बात कर रहा है, देखो रेशियो की बात कर रहा है। सो राइट आंसर इज एक्सपेक्ट रेशियो इज 7.5, ऑप्शन डी। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर द पेशेंस, बाकी चीजें की वीडियोस में आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई हैं। थैंक्स फॉर द पेशेंस, थैंक यू।